हेलो स्टूडेंट्स, मैं कैलाश कुमार। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो है उसको मैं अच्छे वे में एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया गया है वो क्या बताया है कि पुरुष एवं स्त्री के विवाह की वैधानिक उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, 14 वर्ष एवं 12 वर्ष, 24 वर्ष एवं 22 वर्ष, या फिर 21 वर्ष एवं 18 वर्ष। तो हम सबको मालूम है कि यहाँ पे बी और डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, ये तो पहले ही गलत होने वाला है, क्योंकि हम सबको मालूम है 18 वर्ष और 21 वर्ष होता है, या फिर 21 वर्ष या 18 वर्ष होता है। तो यहाँ क्वेश्चन में किसका पहले पूछा गया उम्र? पुरुष का। तो हम सबको मालूम है पुरुष का कितना 21 वर्ष। देन उसके बाद की स्त्री का, तो स्त्री का कितना 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे जो कह रहा है कि माता एवं भ्रूण के बीच किसके द्वारा संबंध बना रहता है? ट्रोफोब्लास्ट से, पोलर बॉडी से, रजोदर्शन से, गर्भनाल से। यानी द कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड मदर इज थ्रू ट्रोफोब्लास्ट, पोलर बॉडी, मेनार्क, फीटल कोड। तो हम सबको आंसर क्या मालूम होना चाहिए? डी होता है। क्या चीज? फीटल कोड होता है, यानी गर्भनाल से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाईएसी का क्या मतलब है? तो वाईएसी का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र, बी संकरण के बाद के वर्ष, सी नजदीक आने तक, डी यीस्ट विषाणु विरुद्ध गुणसूत्र। यानी वाईसी स्टैंड फॉर यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यीस्ट ईयर आफ्टर क्रॉसिंग, येट अराइव क्लोज, यीस्ट एंटीवायरस क्रोमोजोम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम, यानी यीस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। फोर्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है कि डीएनए के कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? तो डीएनए के कोडिंग क्रम को इंट्रॉन कहते हैं, एक्सॉन नहीं कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन अगर मैं यहाँ बताऊँ तो क्या है? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, इंसिएशन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन। तो फिफ्थ का क्या आंसर हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन आंसर होगा। ध्यान से दीजिएगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ट्रांसलेशन मार के आए हुए हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम चले तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि वंशवृत्त का सिद्धांत की मूल अवधारणा है डार्विनिज्म। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनिज्म, लेमार्किज्म, वेजमैन थ्योरी, या फिर मेंडलिज्म। तो हम सबको इसका आंसर क्या मालूम होना चाहिए कि डार्विनिज्म होता है। ठीक है, यानी सिक्स्थ का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन पे यहाँ पे बोला है कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यानी लाइफ बिगिट्स लाइफ। इसको किसने सुनिश्चित किया? लुइस पास्चर ने, ओपेरिन ने, मिलर ने, या फिर डार्विन ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस पास्चर जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम चले, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 तो क्या बोला? हंसिया कोशिका रक्ताल्पता यानी सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? लिंग सहलगन, अलिंग सहलगन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं? सी मार देते हैं। अच्छा, ये तो सी तो ऑप्शन सही होने ही वाला है, लेकिन नहीं, हम सबको मालूम होना चाहिए क्या होता है। अलिंग सहलगन होता है, यानी ऑटोजोम लिंक्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे अगर मैं जाऊं तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी निम्न में से किसको दर्शाता है? समान युग्म स्थिति, असमान युग्म स्थिति, या फिर हेमीजाइगस स्थिति, या इनमें से सभी। तो हम सबको मालूम है क्या होता है? हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। टी यानी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी स्टैंड्स फॉर हेट्रोजाइगस कंडीशन। अगर यहाँ पे कैपिटल टी रहता तब यहाँ पे क्या होता? होमोजाइगस कंडीशन होता। ठीक है, लेकिन अभी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हो सकता है बोर्ड में आपसे पूछ दे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्टैंड्स फॉर क्या होता है, तो उस टाइम आप हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं मारोगे, होमोजाइगस कंडीशन मारोगे। लेकिन यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर चले तो यहाँ पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में
प्रभावी पीला एवं अप्रभावी हरा रंग किसके लिए लिया था? बीजों के लिए, फूलों के लिए, फलियों के लिए या फिर पत्तियों के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? बीजों के लिए। 11th पे अगर हम चले तो क्या लिखा है वह कि सेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओंकोजेनिक ट्यूमर्स आर नॉन एज। ऑप्शन क्या है? माइक्लोमा, हैब्रिडोमा, लिम्फोसाइट्स, मोनोक्लोनल सेल्स। यानी ओंकोजेनिक गांठ से प्राप्त कोशिका को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? हाइब्रिडोमा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 12 पे चले हम, तो निम्न में से कौन एक जीन परिवर्धित जीव नहीं है? ठीक है, तो 12th का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, डॉली। यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? डॉली। 13 पे अगर जाए क्वेश्चन पे, अगर हम लोग 13 क्वेश्चन का बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से किसका प्रयोग जीन लाइब्रेरी से जीन वयन हेतु करते हैं? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेलेक्ट जीन्स फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी। ठीक है, तो 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी डीएनए प्रोब। ठीक है, डीएनए प्रोब्स। 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या लिखा है कि बायोलिस्टिक बंदूक का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त है? पादप कोशिका के ट्रांसफॉर्मेशन हेतु, डीएनए अंगुल छाप हेतु, पुनर्संरचित डीएनए के निर्माण हेतु या फिर रोगाणुवाहक के नियंत्रण हेतु। ठीक है, तो 14 का आंसर हम सबको मालूम होना चाहिए कि पादप कोशिका के ट्रांसफॉर्मेशन हेतु होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो क्या लिखा हुआ है कि जीवाणु कोशिकाओं के द्वारा डीएनए के टुकड़ों को आसपास से ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है क्या है? अभिक्रमक, पारगमन, कायाकल्प या फिर संयुग्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कायाकल्प हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि जेल में तेल के उपलाभ से बने तेल परत को दूर करने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये ऑप्शन है सीडोमोनास पुटिडा का, ऑस्मियम सेक्टम का या फिर इकोलाई का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सीडोमोनास पुटिडा का। क्वेश्चन नंबर अगर 17 पे हम लोग जाए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हिब्रिडोमा का उपयोग कहाँ हो सकता है? प्रतिजैविक के संश्लेषण से, कर्क कोशिकाओं को मारने में, मोनोक्लोनल जैव प्रति प्रतिरक्षियों के संश्लेषण में, कायिक संकरण के उत्पादन में। तो हम सबको जो है 17 का जो आंसर मालूम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मोनोक्लोनल जैव प्रतिरक्षियों के संश्लेषण में। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में बताऊं तो हैब्रिडोमा इज इम्प्लॉयड फॉर, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 17 का, हाँ, सी होना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। 18 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये सब बच्चे को मालूम होना चाहिए कि एक प्लाज्मिड निम्न में से क्या कर सकता है? किसी गुणसूत्र के साथ रह सकता है, अपना निर्माण स्वयं कर सकता है, अपना निर्माण स्वयं नहीं कर सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये 18 का सबको आई थिंक सब करेक्ट करके आए होंगे कि 18 का जो है वो क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा। यानी अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो ए प्लाज्मिड कैन लाइव टुगेदर विद अ क्रोमोजोम, कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, कैन नॉट रेप्लिकेट, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया में सी डीएनए का निर्माण किससे होता है? यानी इन बायोकेमिकल प्रोसेस सी डीएनए इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एमआरएनए, एचएनआरएनए, जेड डीएनए, बी डीएनए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एमआरएनए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है उसका ऑप्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 पहले पढ़ लेते हैं कि रेडियोधर्मी अणु से युक्त न्यूक्लिक अम्ल के भाग को क्या कहते हैं? क्लोन, प्रोब, प्लाज्मिड या फिर वाहक। यानी न्यूक्लिक एसिड सेगमेंट टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज नॉन एज क्लोन, प्रोब, प्लाज्मिड, वेक्टर। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? प्रोब होगा आंसर। ठीक है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसका मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, सर को बोलूँगा कर देने के लिए। तो जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी 42 क्वेश्चन थे, यानी 22 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो वो
जल्द ही अपलोड हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि 2019 में ऐसा हुआ था कि बिहार बोर्ड मॉडल पेपर से 10 से 12 नंबर क्वेश्चन का पूछ दिया था हर एक सब्जेक्ट में। तो आप लोग इसको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हो सकता है कुछ 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड उठा के आपके बोर्ड में पूछेगा। गारंटी है पूछेगा ही पूछेगा, कुछ ना कुछ तो वो ज़रूर डालेंगे। इसलिए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए जाइए। आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर परेशानी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।